आई वेलकम यू ऑल टू द लेक्चर ऑफ आईओसी। तो पिछले क्लास में हम लोग हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे थे और हम लोग स्पेशल केसेस में आ गए थे। ठीक है, मैंने बोरैक्स का हाइड्रोलिसिस बताया था कि बोरैक्स का हाइड्रोलिसिस क्या होगा कि Na2B4O7 प्लस वाटर, इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म NaOH and H3BO3 एंड जो तो एसिड है 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 तो ये NaOH और H3BO3 आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने 2 NaOH बने तो 2 NaOH will react with only 2 H3BO3। समझे क्या? तो 2 NaOH will react with 2 H3BO3 to form what? 2 NaBOH whole 4। तो बचा क्या? 4 में से 2 H3BO3 रिएक्ट कर गए तो 2 H3BO3 प्लस 2 NaBOH whole 4। समझे क्या? तो फाइनली बोरैक्स का एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? बेसिक होता है और वो एसिडिक बफर होता है। बात समझे क्या? फिर उसके बाद हम लोग आए थे किसमें? उसके बाद हम लोग आए थे हाइड्रोलिसिस ऑफ BF3 में। अभी मैंने पूरा बता दिया था मगर मैंने एक पॉइंट नहीं बताया था। इसमें देखो ब्रैकेट में कुछ लिखा है। क्या लिखा है कि BF3 का जो हाइड्रोलिसिस है वो कैसा है? वो पार्शियल हाइड्रोलिसिस। हमने इसके बारे में बात नहीं करी थी। समझा क्या? इसका डिस्कशन करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, क्यों पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। हमने इसका डिस्कशन हमने नहीं किया था। समझा क्या? तो सबसे पहले बोरॉन 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 ट्राइहैलाइड्स का लोएस्ट एसिड बिहेवियर। बोरॉन ट्राइहैलाइड्स का लोएस्ट एसिड बिहेवियर। समझे क्या? तो बोरॉन ट्राइहैलाइड्स जो होते हैं वो होते हैं BF3, बोरॉन ट्राइहैलाइड्स जो होते हैं वो होते हैं BF3, वो होते हैं BCl3, वो होते हैं BBr3 और वो होते हैं BI3। बात समझे क्या? बोरॉन ट्राइहैलाइड्स, ये बोरॉन ट्राइहैलाइड्स है। ठीक है, अच्छा अभी अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर वाइज ये कैसा आएगा? स्ट्रक्चर वाइज ये किस तरह से आएगा? ये इस तरह से आएगा BF3। समझे क्या? फिर उसके बाद क्या? ये BCl3, ये आ गया हमारे पास BCl3। समझे? फिर उसके बाद ये आ गया अपने पास BBr3, BBr3 एंड देन उसके बाद अपने पास आ गया BI3। समझे क्या? राइट। इन सब में बोरॉन के पास क्या है? इन सब में बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। इन ऑल दीज स्ट्रक्चर्स बोरॉन इज हैविंग अ वेकेंट ऑर्बिटल। समझे क्या? ये बोरॉन इज हैविंग अ वेकेंट ऑर्बिटल लाइक दिस इन ऑल द स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो अगर इन सब में वेकेंट ऑर्बिटल है तो देखो जरा, हमने बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड इज अ कोवलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड व्हेन इट इज फॉर्म बिटवीन, कोवलेंट बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इज फॉर्म्ड बिटवीन व्हाट? बिटवीन टू स्मॉल साइज्ड एटम्स। टू स्मॉल साइज एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्म होगा तो वो कैसा रहेगा? वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। जैसे 2p2p इंटरेक्शन कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा। जैसे सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है 1-1, 1s 1s सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। समझे क्या? उसी तरह से जैसे 2p2p भी स्ट्रॉन्ग होगा, दोनों स्मॉल हैं, बट अगर हम कहें
अगर हम कहें यहाँ पे 2p3p, 2p4p, 2p5p, ये इंट्रैक्शन कैसा हो जाएगा? ये इंट्रैक्शन वीक इंट्रैक्शन हो जाएगा। गेटिंग ना? मतलब क्या? मतलब अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो 2p2p इंट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा, फिर होगा 2p3p, फिर होगा 2p4p, फिर होगा 2p5p। समझेगा? ये वाला इंट्रैक्शन कैसा होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन होगा। और ये वाले इंट्रैक्शंस कैसे होंगे? वेरी वीक। ये वाले कैसे होंगे? वीक। ये वाले होंगे वीक इंट्रैक्शंस। समझेगा? तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन है, यहां पे BF3 जो है, BF3 जो है फ्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। गेटिंग ना? फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन इज 2s2 2p5 2s 2p, इस तरह से। तो फ्लोरीन पास कितने? 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 2s पे भी है, 2p भी है। बोरॉन का जो वेकेंट ऑर्बिटल है, बोरॉन का जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो कहां पे वेकेंट है? बोरॉन इज व्हाट? 2s2 2p1। ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दिया है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया है 2s एक और 2p, 2s 2p, ये इस तरह से। ये वाला ऑर्बिटल कौन सा खाली है? 2p वाला ऑर्बिटल खाली है। तो जो बोरॉन का जो ऑर्बिटल खाली है वो कौन सा खाली है? 2p वाला ऑर्बिटल खाली है। फ्लोरीन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कहां पे? 2p में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। समझ गया? तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा केस बनता है किसका? बैक बॉन्डिंग का। यहाँ पे एक बेस्ट केस निकल के आता है किसका? बेस्ट केस निकल के आता है। ये फ्लोरीन अपना लोन पेयर क्या करेगा? फ्लोरीन अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन को डोनेट करेगा। समझेगा? गेटिंग ना? तो यहाँ पे केस बनता है किसका? बैक बॉन्डिंग का। बहुत अच्छा केस बनता है बैक बॉन्डिंग का यहाँ पे, ऐसा, ये इस तरह से। अच्छा, तो फ्लोरीन का अगर ये वाला ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकता है तो फिर ये वाला ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर सकता है फ्लोरीन का, है कि नहीं? राइट। तो ये और कैसे हो सकता है? ये इस तरह से भी हो सकता है, ये इस तरह से, और फ्लोरीन का ये वाले फ्लोरीन का भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे जा सकता है। या फिर ये और कैसे हो सकता है? ये और कैसे हो सकता है? ये बोरॉन हो गया लाइक दिस एंड लाइक दिस। इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो कोई सा भी फ्लोरीन अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है बैक बॉन्ड बनाने के लिए। मतलब एक तरह से देखा जाए इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर क्या होगा? ये सब के सब क्या है? ये सब के सब क्या है? दिस इज अ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है बोरॉन फ्लोरीन के बीच में, तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है ये भी क्या है? दिस इज अ पाई कोऑर्डिनेट। दिस इज अ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समझेगा? उसी तरह से ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो अ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बात समझेंगे? तो अगर हम ओवरऑल बात करें ये BF3 में, अगर हम ओवरऑल बात करें BF3 में, तो BF3 में क्या है? BF3 में बोरॉन फ्लोरीन के बीच में क्या है? सिग्मा बॉन्ड्स है एंड एक पाई बॉन्ड, बस एक पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हो रहा है? डीलोकलाइज हो रहा है किसमें? तीनों के तीनों बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड्स में। बस एक पाई बॉन्ड क्या हो रहा है? वो तीनों के तीनों बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड्स में डीलोकलाइज हो रहा है। अगर वो तीनों के तीनों बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड्स में डीलोकलाइज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये इस तरह से एक पाई बॉन्ड जो है तीन बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड्स में इट इज गेटिंग व्हाट? इट इज गेटिंग डीलोकलाइज। समझेगा? तो अगर यहां पे कहा जाए, यहां पे अगर कहा जाए कि बोरॉन फ्लोरीन का
बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बोरॉन फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ BO, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड क्या है, हर एक बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड के बीच में क्या है, एक सिग्मा है प्लस एक पाई बॉन्ड जो 3 में डीलोकलाइज हुआ है, तो कितना हो गया 1/3 पाई, गेटिंग ना, तो कितना हो गया ये 1.33। मतलब यहां पे बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड ऑर्डर जो है, बोरॉन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डेफिनेटली क्या है, मोर देन 1 है। बात समझ गया, राइट। तो मतलब यहां पे BF3 में क्या है, BF3 में ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, पहली चीज ये हटाता हूं, BF3 में ड्यू टू बोरॉन फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू boron fluorine back bonding, what has happened, the Lewis acid nature, the Lewis acid nature of boron or electron deficiency of boron has decreased। बैक बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि यहां पे बोरॉन को बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, किससे, फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी या लुईस एसिड नेचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। समझेगा, इट हैज बीन डिक्रीज, समझेगा, राइट। तो therefore BF3 has a poor Lewis acid nature। BF3 has a poor Lewis acid what nature, पहली चीज। दूसरी बात यहां पे इसी वाले पॉइंट को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, तुम लोग ऐसा नोट्स में एक के नीचे एक ही लिखना। दूसरी बात यहां पे BF3 में क्या है, BF3 में क्या है, since vacant orbital, क्योंकि vacant orbital of boron, vacant 2p orbital, बोरॉन का जो vacant 2p orbital है, 2p orbital of boron in BF3 is partially occupied, मतलब हर समय कैसा है, occupied है ना, is involved in back bonding, is involved in back bonding, and it is not free completely, it is not free completely therefore so vacant 2p is not, vacant 2p of boron, vacant 2p of boron in BF3 is not much available to water during hydrolysis। So BF3 shows partial hydrolysis, BF3 shows partial hydrolysis, पहली बात। तो अभी हम लोग ये जो बाकी लिखा है बाकी में भी आते हैं। BF3 क्या कर रहा है, BF3 इज शोइंग व्हाट, BF3 इज शोइंग पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और ये चीज देखो यहाँ पे सपोर्ट हो रही है, यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस को हम यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, हमने यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा था, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने लिखा था, तुम ध्यान से देखो, सिर्फ एक BF3 मॉलिक्यूल है जिसका क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ओनली वन BF3 मॉलिक्यूल
is undergoing hydrolysis. समझे क्या? This is undergoing what? Undergoing hydrolysis. Shows hydrolysis. सिर्फ एक BF3 मॉलिक्यूल जो हाइड्रोलिसिस शो कर रहा है, बाकी ये जो मैंने इंटू 3 किया है, ये जो इंटू 3 किया है, यहां पे जो 3 BF3 मॉलिक्यूल हैं, ये जो कल वाला इक्वेशन मैंने लिखा था, ये जो 3 BF3 मॉलिक्यूल हैं, 3 BF3 मॉलिक्यूल्स not showing hydrolysis, not showing hydrolysis, they are not showing hydrolysis. तो ओवरऑल क्या है, देख रहा है ना, हाइड्रोलिसिस थोड़ी हो रहा है, ये तो HF के साथ रिएक्ट कर रहा है. HF का जो फ्लोरीन है वो क्या कर रहा है, वो अपना लोन पेयर डाल रहा है किसमें, बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल में, और ये वाला कंपाउंड बना रहा है, एडिशन कंपाउंड बना रहा है H+BF4-. समझे क्या? तो बेसिकली यहां पे देखा जाए, जो मैंने ओवरऑल इक्वेशन लिखा था, ओवरऑल इक्वेशन में 4 BF3 में से आउट ऑफ 4 BF3 only 1 BF3 molecule shows hydrolysis. इसी वजह से हाइड्रोलिसिस ऑफ BF3 को क्या कहा गया है, हाइड्रोलिसिस ऑफ BF3 को कहा गया है क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ BF3 को कहा गया है पार्शियल हाइड्रोलिसिस. इसका मैंने रीजन बताया, क्योंकि BF3 में मोस्ट ऑफ द टाइम जो बोरॉन का जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो इन्वॉल्व है किसमें, बैक बॉन्डिंग में. इस वजह से वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, किसके लिए, वाटर के लिए. इस वजह से यहां पे क्या होगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा. समझे क्या? क्योंकि बोरॉन का 2p और फ्लोरीन का 2p कैसे सेम साइज के पड़ जाते हैं, और क्योंकि सेम साइज के पड़ जाते हैं, इस वजह से उनके बीच में बैक बॉन्डिंग की वजह से जो ओवरलैपिंग होता है वो कैसा होता है, बहुत ही अच्छा होता है. समझे क्या? इस वजह से वहां पे बैक बॉन्डिंग फीजिबल है, और इस वजह से यहाँ पे बोरॉन फ्लोरीन का जो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1.33 है. समझे क्या? अगर हम लोग बाकी की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे बाकी की बात करें, ये जो हमारे पास जैसे BCl3 है, BBr3 है, Bi3 है, तो इसमें कैसा होगा, इसमें कैसा होगा, BCl3 में स्कोप ऑफ बैक बॉन्डिंग, स्कोप ऑफ बैक बॉन्डिंग इज लेस. क्यों स्कोप बैक बॉन्डिंग का लेस है, बैक बॉन्डिंग का स्कोप क्यों लेस है, इज व्हाट, इज लेस. व्हाई द स्कोप ऑफ बैक बॉन्डिंग इज लेस, बिकॉज यहां पे अगर बैक बॉन्डिंग होता भी है तो ये क्लोरीन के पास किस ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास किस ऑर्बिटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो 3p में है. तो ये 2p 3p पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, और ये 2p 3p पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा है, वीक है. समझे क्या? इस वजह से स्कोप ऑफ बैक बॉन्डिंग इज व्हाट, लेस. समझे क्या? क्योंकि 2p 3p पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज वीक. उसी तरह से अगर हम लोग यहां पे ब्रोमीन की बात करें, तो ब्रोमीन में क्या है, ब्रोमीन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें है, ब्रोमीन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4p में है. समझे क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ब्रोमीन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें आए, 4p में आए. तो इसके हिसाब से अगर ब्रोमीन बैक बॉन्डिंग करेगा तो ये कौन सा हो जाएगा, बोरॉन का 2p और ब्रोमीन का 4p पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो इसमें क्या है, इसमें स्कोप ऑफ बैक बॉन्डिंग इज लेसर. ऊपर वाले में BCl3 में लेस है, इसमें और कम है, मतलब इसलिए मैंने लिखा क्या, लेसर. क्योंकि 2p 4p पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज, यहां पे क्या था, वीक था. यहां पे क्या बताएंगे, यहां पे बताएंगे वीकर. समझे क्या? और दूसरी बात, यहां पे क्या है, आयोडीन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसमें, आयोडीन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5p में है आयोडीन में. समझे क्या? इन आयोडीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन 5p. तो आयोडीन अगर अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कौन सा होगा, 2p 5p पाई बॉन्ड. तो ऊपर BCl3 में स्कोप ऑफ बैक बॉन्डिंग इज लेस, BBr3 में इट इज लेसर. तो Bi3 में क्या हो जाएगा, स्कोप ऑफ बैक बॉन्डिंग इज लीस्ट. स्कोप ऑफ बैक बॉन्डिंग
is what? Scope of back bonding is least. क्यों? क्योंकि 2p 5p जो पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कैसा है? वो वीकेस्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सब जो है BF3 में बोरॉन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो भाई सेटिस्फाई हो जाता है बैक बॉन्डिंग से, तो BF3 तो वीक लुईस एसिड हो गया। मगर इन सब में जो BCl3 BBr3 Bi3 है, BCl3 BBr3 Bi3, BCl3 BBr3 and Bi3, BCl3 BBr3 and Bi3, first of all they are stronger Lewis acids, stronger Lewis acids than BF3, समझे क्या? एंड अगर हम यहां पे अरेंज करते हैं कि BF3, if we just arrange it like this, BF3 BCl3 BBr3 and Bi3, तो यहां पे अगर कहा जाए ऑर्डर ऑफ लोएस्ट एसिड नेचर, ऑर्डर ऑफ लोएस्ट एसिड, सबसे पहले क्या बताएंगे? सबसे पहले बोरॉन हैलोजन बैक बॉन्डिंग, tendency to form boron halogen back bonding decreases, yes, as सबसे अच्छा बैक बॉन्ड बोरॉन फ्लोरीन से बनेगा, देन बोरॉन क्लोरीन, देन बोरॉन ब्रोमीन, it decreases as what? Boron chlorine, boron bromine and boron iodine. इस वजह से लोएस्ट एसिड नेचर का ऑर्डर क्या है? लोएस्ट एसिड नेचर फ्रॉम BF3 से Bi3, ये तो खराब लोएस्ट एसिड है। यहां पे इसको कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता आयोडीन से, तो मतलब लोएस्ट एसिड नेचर क्या होगा? इट इंक्रीजेस as BF3 BCl3, lowest acid nature increases as BF3 BCl3 BBr3 and Bi3, इस ऑर्डर में लोएस्ट एसिड नेचर इंक्रीज करता है। दिस इज द ऑर्डर इन विच लोएस्ट एसिड नेचर इंक्रीजेस, समझे क्या? लोएस्ट एसिड नेचर इंक्रीजेस। इसमें से बस BF3 में, बस अगर हम बात करें BF3 की, तो BF3 में जो है बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड ऑर्डर जो है क्या मिलेगा हमें? बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड ऑर्डर में क्या मिलेगा? मोर देन 1 मिलेगा। बाकी सब में बोरॉन हैलोजन बॉन्ड ऑर्डर क्या मिलेगा? इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सब में बैक बॉन्ड फॉर्म होता ही नहीं है, बहुत खराब टेंडेंसी है, करेंगे ना। तो लोएस्ट एसिड का ऑर्डर क्या है? लोएस्ट एसिड ऑर्डर है BF3 BCl3 BBr3 Bi3, तो BF3 से BCl3 BCl3 से BBr3 BBr3 से Bi3 क्या हो रहा है? लोएस्ट एसिड नेचर क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है, समझे क्या? राइट। तो क्योंकि BCl3 BBr3 Bi3 में
अब देखो यहां से हाइड्रोलिसिस का इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये तो मैंने बता दिया कि BF3 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्यों होता है। अभी सवाल ये उठता है क्या BCl3, BBr3, BI3 का भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है? तो जवाब है नहीं। BCl3, BBr3 and BI3 scope of back bonding is minimum. Scope of back bonding is least in some way, समझे क्या? Therefore vacant orbital, vacant 2p orbital of boron is freely available for water, समझे क्या? इस वजह से so we have BCl3, BBr3 and BI3, they show complete hydrolysis. समझे क्या? और किस तरह से ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस शो करेंगे? BCl3 प्लस कितना 3 वाटर, ये क्या देगा? ये देगा H3BO3 प्लस 3HCl, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, समझे क्या? BBr3 ये क्या हो गया? ये हो गया BBr3 प्लस 3 वाटर, ये क्या दे देगा? H3BO3 प्लस 3HBr एंड BI3 प्लस 3 वाटर, ये क्या दे देगा? ये दे देगा H3BO3 प्लस 3H। ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, मतलब पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल ही कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है। जबकि BF3 में क्या था? BF3 में पार्शियल हाइड्रोलिसिस था। हमने जो 4 मॉलिक्यूल लिए, 4 में से बस एक मॉलिक्यूल ऑफ BF3 जो है वो हाइड्रोलिसिस शो कर रहा है, बाकी मॉलिक्यूल्स हाइड्रोलिसिस शो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से BF3 का जो हाइड्रोलिसिस है वो कैसा है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, और उसका मैंने रीजन का डिस्कशन कर लिया है। मैंने इसमें जो भी डिस्कशन किया है सब सिलेबस में है, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है ना? राइट। तो जिन लोगों ने लोएस्ट एसिड नेचर भी नहीं पता था बोरॉन ट्राइहैलाइड्स का, तो लोएस्ट एसिड नेचर का भी डिस्कशन हो गया, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्यों होता है, उसका भी डिस्कशन हो गया है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो इसको। बात समझ में आ गई? समझे क्या? तो ये सारी चीजों का आई हैव डन द डिस्कशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट पेज में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास है SF4, तो SF4 भी इंपॉर्टेंट है। SF4 में भी हम क्या बताएंगे? SF4 में भी SF4 नहीं, SiF4 में भी क्या हो रहा है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा। SiF4 में भी क्या होगा? पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा। एक तो BF3 में पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, और एक SiF4 में भी क्या होगा? पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा। तो किस तरह से ये हाइड्रोलिसिस आएगा पहले देखो जरा, ये किस तरह से आएगा? पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्यों होगा उसका भी वही सेम रीजन है, SiF4। Why do SiF4 shows partial hydrolysis? क्योंकि SiF4 के केस में ये सिलिकॉन फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, सिलिकॉन इज व्हाट? sp3, समझे क्या? सिलिकॉन के केस में, सिलिकॉन में क्या है? सिलिकॉन में वी हैव 3s एंड 3p, 3s 3p एंड व्हाट? 3d। ये क्या है? ये 3d है, दिस इज 3d, राइट? तो सिलिकॉन में क्या होता है? सिलिकॉन में वी हैव 3s2 एंड 3p2। तो बेसिकली क्या होगा? 3s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा किसमें? 3p में, समझे क्या? 3s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया 3p में, और ये क्या हो गया? दिस अंडरगोज व्हाट? हाइड्रोलिसिस, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। This will undergo sp3 hybridization, and 3d is what? Vacant.
3D remains what? Vacant. So ये जो 3D vacant होगा, this vacant 3D is used by fluorine. Vacant 3D is used by fluorine in SiF4 to form what? Back bonding. To show back bonding. समझेगा किस तरह से? मतलब यहां पे SiF4 में भी क्या है? SiF4 में भी फ्लोरीन क्या करेगा? ये जो 4 फ्लोरीन है, these 4 fluorine atoms, they can show back bond. ये कौन सा है? ये है 2p3d. This is 2p3d. 2p3d is stable. 2p3d stable है क्योंकि 3d कैसा है? वो थोड़ा सा बड़ा और मतलब उसके पास विड्थ फैक्टर भी आ जाता है ना, तो वो थोड़ा अच्छा ओवरलैप करता है। और मैंने पहले ही बताया था कि पाई बॉन्ड्स में 2p पाई बॉन्ड स्टेबल होता है, समझे क्या? 2p3d पाई बॉन्ड स्टेबल होता है, मैंने पहले ही बता रखा है, हीटिंग इफेक्ट के टाइम भी बता दिया था, यही स्टेबल पाई बॉन्ड है। बाकी तुम पाई बॉन्ड की बात करोगे 3p पाई बॉन्ड, 2p पाई बॉन्ड, समझे क्या? 3p3d पाई बॉन्ड, ये सब कैसे हैं? ये सब अनस्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, थोड़ा स्टेबल होता है मगर उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। मगर स्टेबल, मोस्ट स्टेबल पाई बॉन्ड्स आर 2p पाई बॉन्ड एंड 2p3d पाई बॉन्ड। यही जो पाई बॉन्ड्स हैं कैसे हैं? काफी हद तक स्टेबल पाई बॉन्ड्स हैं, समझे क्या? ओनली दीज पाई बॉन्ड्स आर स्टेबल। तो ये 2p3d पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, 2p3d पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, समझे क्या? राइट। तो क्योंकि यहां पे भी सिलिकॉन का जो वेकेंट ऑर्बिटल इट इज ऑलरेडी इन्वॉल्वड इन द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, it is already involved in the back bond formation, इस वजह से it is not freely available to water. That is why SiF4 will undergo what? SiF4 will undergo partial hydrolysis, समझेगा? तो यहां पे हम ऐसे बता सकते हैं कि therefore ये जो SiF4 है यहां पे इस तरह से, ये SiF4 जो है ये इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पे क्या हो गया? दिस इज अ 2p3d पाई बॉन्ड, ये जो है ये 2p3d पाई बॉन्ड, समझेगा? तो ये इस तरह से हो सकता है, या फिर मतलब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, सिलिकॉन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ये हो सकता है 2p3d पाई कोऑर्डिनेट, समझे क्या? और कैन बी आइदर यहां से ये वाले फ्लोरीन को डाल दो ऐसा, तो फिर से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2p3d पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समझे क्या? या फिर इसको हम लोग ऐसे शो कर दें, ये जो लोन पेयर है इसके, ये ऐसा। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट? 2p3d पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समझे क्या? तो इसका अगर हम लोग ओवरऑल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कैसा आएगा? SiF4 में भी क्या है? बैक बॉन्डिंग की वजह से इन SiF4 ऑल्सो बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग की वजह से ये ऐसा, एक ही पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने में डीलोकलाइज हुआ है? 4 में डीलोकलाइज हो गया ना, गेटिंग ना? तो सिलिकॉन फ्लोरीन बॉन्ड ऑर्डर क्या क्या है? हर एक सिलिकॉन फ्लोरीन के बीच में क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड कितने? एक पाई बॉन्ड 4 में बटा है ना, तो कितने हो गए? 1/4 पाई, मतलब क्या? 1.25 इज द बॉन्ड ऑर्डर। और क्योंकि सिंस
vacant orbital of silicon is involved in back bonding, so it is not available freely. It is not available freely for water during what? Hydrolysis. During hydrolysis. Therefore, SiF4 shows what? Partial hydrolysis. It shows partial hydrolysis. ठीक है, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है. एंड SiF4 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस किस हिसाब से है इसको हम लोग देख लेते हैं. SiF4 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन तुम्हारे पास नोट्स में लिखा होगा, करेक्ट ना? इसको देखो जरा. हाउ विल इट शो, मतलब क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि इट इज शोइंग पार्शियल हाइड्रोलिसिस? देखो जरा किस तरह से कहा जा रहा है, इसका क्या रीजन है. सबसे पहला क्या SiF4 प्लस सिलिकॉन क्या है, +4 है ना, और ये 4 फ्लोरीन है, तो कितने +4H2O, चारों के चारों फ्लोरीन हट जाएंगे एक साथ, तो ये क्या आएगा, ये आएगा SiH4SiO4 या फिर SiOH4. ये ऐसा. अब ये तुम्हें पता है क्यों ऐसा हुआ. प्लस क्या, प्लस ये क्या है, therefore हाइड्रोलिसिस ऑफ, किस तरह से दिखाया जाएगा इसको, हाइड्रोलिसिस ऑफ SiF4. इसका हाइड्रोलिसिस हम कैसे दिखाएंगे, सीधा SiF4 है अपने पास, SiF4 प्लस क्या 4H2. अभी समझ रहे हो कि 4H2 में क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि 4H2 के 4 OH क्या करेंगे, F माइनस को रिप्लेस करेंगे, और ये क्या आएगा H4SiO4, H4SiO4 या फिर 4 टाइम्स ऑफ SiOH4 प्लस क्या 4HF. समझा क्या? अच्छा, अब ये जो है ये तो पहला स्टेप है. अब क्या होगा सेकेंड स्टेप में, क्या होगा सेकेंड स्टेप में, क्या होगा, ये पहला स्टेप है. सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास SI आया है, ये अपने पास जो SI आया है, ये जो है ये क्या बन गया, ये HF बन गया ना, और ये क्या, ये SiF4 है. तो ये SiF4 प्लस कितना 2HF, SiF4 प्लस कितना 2HF. ये क्या दे देगा, SiF4 है, सिलिकॉन के पास क्या है, सिलिकॉन हैज वेकेंट 3D ना. SiF4 में 3D कैसा है, पूरा का पूरा वेकेंट है, पूरा का पूरा क्या है, वेकेंट है. तो 2F माइनस आ सकते हैं और अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे सकते हैं. तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2 SiF6 -2 या फिर व्हाट H2 SiF6, H2 SiF6. तो ये क्यों पॉसिबल हुआ, ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि यहां पे पहली बात, यहां पे जो है SiF4 अपने पास है, यहां पे अपने पास SiF4 है, तो ये जो SiF4 है, यहां पे सिलिकॉन क्या है, यहां पे सिलिकॉन इज sp3, this is sp3 silicon, and because this silicon has got what, this silicon has got vacant 3D, vacant 3D. इस वजह से जो ऊपर वाले स्टेप में जो 4 HF फॉर्म हुए उसमें से 2 HF क्या किए, एक SiF4 के साथ क्या किए, वो F माइनस, HF का क्या आया, F माइनस आया.
मतलब F माइनस एंड व्हाट F माइनस, एंड दे केम एंड यूटिलाइज द वेकेंट ऑर्बिटल, गेटिंग ना। और तब जाके इन्होंने क्या फॉर्म किया, तब जाके ये फॉर्म किए क्या SiF6, SiF6 फॉर्म किया, मतलब किस तरह से आ जाएगा SiF6 -2, SiF6 -2, ये ऐसा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और यहां पे क्या है, यहां पे सिलिकॉन इज sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, तो अगर हम कंप्लीट बात करें तो पूरा अगर हम ओवरऑल इक्वेशन लिखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ SiF4 का, तो पूरा इक्वेशन क्या होगा, कंप्लीट इक्वेशन होगा वी हैव SiF4, यहाँ पे कितने, यहाँ पे HF हमने कितने यूज किए, यहाँ पे हमने HF यूज किए कितने 2, और यहाँ पे कितना HF है 4, तो इसको क्या किया जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करा दें, किससे 2 से मल्टीप्लाई करा दें, तो ओवरऑल इक्वेशन क्या आ जाएगा SiF4 1 प्लस यहाँ से 2 SiF4, तो क्या आ जाएगा अपने पास आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ SiF4 प्लस वाटर, कितने ऊपर ही वाटर यूज हुआ है 4H2O प्लस कितना 4H2O प्लस 4H2O, and this is giving us what, this is giving us H4SiO4 और SiOH होल 4 प्लस ये क्या है H2SiF6 कितने 2, तो प्लस कितने 2 टाइम्स ऑफ H2SiF6, बात समझे क्या, राइट। तो ये इक्वेशन है हाइड्रोलिसिस ऑफ SiF4 का, और हमें इस इक्वेशन से दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि आउट ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ SiF4, हम देख सकते हैं ओनली 1 मॉलिक्यूल आउट ऑफ 3 SiF4, only 1 SiF4 shows hydrolysis, shows what, shows hydrolysis। इस वजह से क्या कहा गया है, ये जो हाइड्रोलिसिस ऑफ SiF4 ये क्या है, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, और इसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ये जो हाइड्रोलिसिस है, पहली बात क्या है, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, किसका SiF4 का, जो हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन मैंने लिखा है, दिस इज द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ SiF4, समझे क्या, राइट। अच्छा, अब जैसा हमने BF3 के केस में देखा था, वही सेम चीज, वही सेम कंसेप्ट, सेम लॉजिक इसमें एप्लीकेबल होगा। पहली चीज हमने यहाँ पे क्या देखा, कि इन ग्रुप 14, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अभी हम लोग SiF4 की बात कर रहे हैं, अभी बाकी का मैं बताता हूं। इन ग्रुप 14 में यहां पे जैसे SiF4 प्लस 2F माइनस गिव्स SiF6 -2, SiF6 -2 is formed and it is stable, समझेगा। बट अगर तुम सोचो कि हमारे पास बाकी के लिए SiX4 प्लस 2X माइनस गिव्स SiS6X6 -2, अगर हम ऐसा बना दें वेयर X इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये तो क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो क्लियरली क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, समझे। मतलब SiF4 क्या है, SiF4 तो लुईस एसिड है, ये तो हमें दिख रहा है ना, मतलब F- से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये लुईस एसिड है, नो डाउट, वेकेंट ऑर्बिटल है, समझेगा। इट इज अ लुईस एसिड, नो डाउट इन दिस, SiF4 इज अ लुईस एसिड, देयर इज नो डाउट, समझेगा। दिस इज अ लुईस एसिड, इसमें कोई डाउट नहीं, डाउट होना ही नहीं चाहिए, समझेगा, राइट। तो अगर यहाँ पे SiX4 और यहाँ पे हमारे पास X क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये कहें कि ये होगा क्या, तो ना भाई, ये रिएक्शन नहीं होता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन नहीं होता है, मतलब SiF6 -2 एग्जिस्ट करता है, मगर SiCl6
-2, SiBr6-2 and SiI6-2, ये they do not exist, hence unstable, hence unstable, ये एग्जिस्ट नहीं करते, इस वजह से कैसे, hence they are unstable, they do not exist and hence that is why they are what, unstable. मतलब बस SiF6-2 एग्जिस्ट करेगा, स्टेबल है, एंड एग्जिस्ट. ये एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहे? वही सेम रीजन, क्योंकि बिकॉज लार्ज साइज and 6 numbers of Cl minus, Br minus, I minus. ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया नीट में, तो पूछा गया 2019 में पूछा गया है कि ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं, और मेंस में भी पूछा गया है, बिकॉज ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है. हम लोग ग्रुप 14 में आएंगे तो ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है. तो बिकॉज लार्ज साइज एंड 6 नंबर्स ऑफ Cl minus, Br minus, I minus create what? A lot of steric crowding. They create a lot of steric crowding. Steric crowding around what? Small SI. इस वजह से so SiCl6-2, SiBr6-2 and SiI6-2, they do not exist. They do not exist and unstable. And what? And unstable. Very important. समझे क्या? Right. सिर्फ SiF6 एग्जिस्ट करेगा, स्टेबल है, समझेगा. उसी तरह से यहां पे जैसे वी हैव सिलिकॉन, वी हैव जर्मेनियम. तो सिलिकॉन के लिए क्या क्या एग्जिस्ट कर सकता है? सिलिकॉन के लिए SiF6-2 कैन एग्जिस्ट, बाकी दे कैन नॉट एग्जिस्ट. समझेगा? राइट. जर्मेनियम के लिए जो एग्जिस्ट कर सकते हैं GeF6-2 एग्जिस्ट कर जाएगा. जर्मेनियम के लिए GeCl6-2 ये एग्जिस्ट कर जाएगा. जर्मेनियम के लिए GeCl6-2 जो है ये एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि जर्मेनियम जो है थोड़ा सा बिगर इन साइज हो गया है एज कंपेयर टू सिलिकॉन. तो जर्मेनियम जो है 6 क्लोरीन को अकोमोडेट कर सकता है. जर्मेनियम जो है वो 6 क्लोरीन एटम्स को अकोमोडेट कर सकता है, मगर सिलिकॉन जो है वो 6 क्लोरीन एटम्स को अकोमोडेट नहीं कर सकता है. तो GeCl6-2 ये एग्जिस्ट करता है. समझेगा? गेटिंग? ये एग्जिस्ट कर जाता है, राइट. बाकी एग्जिस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है. तो GeCl6-2 जर्मेनियम को ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करते हैं. सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन के लिए इवन बड़ा एनायन SnOH6. यहां पे टिन कैसा है? 10+4 है, 10+4 है. तो ये भी कैसा है? ये भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि टिन और बड़ा साइज है, तो ये 6 OH- मतलब और बड़े एनायंस को भी अकोमोडेट कर सकता है. समझे क्या? तो सिलिकॉन के लिए सिर्फ SiF6-2 एग्जिस्ट करेगा, SiCl6, SiBr6, SiI6 एग्जिस्ट नहीं करेंगे. जर्मेनियम के लिए ये भी एग्जिस्ट कर जाएगा, ये भी एग्जिस्ट कर जाएगा. समझेगा? टिन के लिए इवन जो बड़ा है SnOH6-2 ये भी एग्जिस्ट कर जाएगा. समझेगा? क्योंकि OH- तो इवन बिगर है, OH- इज इवन बिगर इन साइज. बात समझे? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. गेटिंग? हाँ, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोलिसिस की. तो हाइड्रोलिसिस वाला इक्वेशन मैंने देख लिया सिलिकॉन का. तो वही सारी चीजें लिखी हैं कि मतलब यहां पे क्या है, SiF4 का क्या बताया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है. फिर क्या लिखा है, SiF6-2 एग्जिस्ट बट SiCl6-2, SiBr6-2, SiI6-2 डू नॉट एग्जिस्ट. जर्मेनियम का नहीं लिखा है, जर्मेनियम का लिख सकते हो, जो ऐड कर लो. GeF6-2, GeCl6-2 एग्जिस्ट कर जाएगा. टिन के लिए SnOH-6, SnOH6-2 पूरा ये भी एग्जिस्ट करता है, ये सब ऐड कर लो. अच्छा, फिर उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है SiCl4, SiBr4, SiI4 दे अंडरगो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. तो जो रीजन हमने बोरॉन के केसेस में देखे हैं, एग्जैक्टली वही रीजन है कि यहां पे क्या बताया जा रहा है, SiF4
का क्या है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। SiF4 में क्या है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। क्यों पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, रीजन यहां पे लिखा है, रीजन मैंने यहां पे लिख के दिया। रीजन यहां पे क्या लिख के दिया है, क्योंकि सिंस वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन इज इन्वॉल्वड इन बैक बॉन्डिंग, इट इज नॉट अवेलेबल फ्रीली फॉर वाटर ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस। इस वजह से SiF4 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। मगर SiF4 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, मगर SiCl4, SiBr4, SiCl4, SiCl4, SiBr4, SiI4, they show complete hydrolysis. They show complete hydrolysis. समझे क्या? क्यों? Because vacant orbital of silicon is not involved in back bonding. Due to what? Dissimilar sizes. Hence vacant orbital, कौन सा vacant orbital, 3D of silicon is available for water. समझे क्या मतलब, क्या SiCl4 में ये इस तरह से, ये जो हमारे पास SiCl4 है, समझे क्या, SiCl4 में ये अगर हम दिखाते भी हैं इसको ऐसे, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया सिलिकॉन का 3D और इसका 3p, ये कम स्टेबल है। उसी तरह से SiBr4 अगर हम दिखाते हैं, ये ऐसे अगर हमने SiBr4 दिखाया, तो यहां से अगर हमने बैक बॉन्डिंग को शो कर दिया, तो यहां पे भी बैक बॉन्डिंग कैसा हो जाएगा, लेस फीजिबल हो जाएगा। सिलिकॉन का 3D, ब्रोमीन का 4p, पाई कोऑर्डिनेट, समझे क्या, राइट। ये सब कैसे हैं, अनस्टेबल। दिस इज व्हाट, लेस स्टेबल फॉर SiCl4। दिस इज अनस्टेबल। उसी तरह से SiI4 में यहां से अगर दिखा दिया हमने, तो ये जो पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा सिलिकॉन का 3D और आयोडीन का कौन सा 5p, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज आल्सो व्हाट, अनस्टेबल। तो ये पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते ही नहीं है, समझे क्या। इस वजह से देयरफॉर इनका लुईस एसिड का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड इज SiF4, SiCl4, बिकॉज वेकेंट ऑर्बिटल है ना सिलिकॉन के पास, SiBr4 and SiI4. Lewis acid nature increases. समझे क्या, Lewis acid nature क्या, it rises. एंड रही बात यहां पे जो मैंने कहा कि हाइड्रोलिसिस का, तो हाइड्रोलिसिस का क्या हो जाएगा, SiCl4 will show complete hydrolysis, 4H2O, ये क्या आ जाएगा, H4SiO4 प्लस क्या, 4HCl, समझे क्या। और जो HCl अब इससे इंटरैक्ट नहीं करेगा, इससे इंटरैक्ट करके SiCl6-2 नहीं बनाएगा। मैंने कहा ना कि SiCl6-2 एक्सिस्ट नहीं करता है, जैसे हमने SiF4 में कर दिया था। ऐसा नहीं होगा कि SiCl4 प्लस 2Cl- और इसने बना लिया SiCl6-2, ये नहीं होगा। बस वो SiF4 में होता है, SiF4 प्लस 2F माइनस गिव्स SiF6-2, उसमें होता है, इसमें नहीं होगा। उसी तरह से SiBr4 प्लस 4H2O, ये क्या देगा,
SiO4 प्लस क्या 4HBr एंड SiI4 प्लस 4H2O, ये क्या दे देगा H4 SiO4 प्लस 4Hi, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इनका जो हाइड्रोलिसिस है कैसा है, ये है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। बात समझे क्या? राइट तो ये हो गया सिलिकॉन के बारे में। क्लियर हो गया? सब इंपॉर्टेंट है और ये सब एनसीईआरटी के पार्ट्स हैं, समझे? नाउ उसके बाद ट्राइक्लोराइड और ग्रुप 15, इसमें ये सब कुछ डिस्कशन कर लिया है। NCl3 का हाइड्रोलिसिस कैसे होगा डिस्कशन कर लिया है। PCl3 का हाइड्रोलिसिस कैसे होगा ये डिस्कशन कर लिया है। जैसे PCl3 में H3PO3 आ रहा है, उसी तरह से ACl3 में भी क्या होगा, ACl3 में आर्सेनिक के पास क्या वेकेंट ऑर्बिटल है। जैसे PCl3 में फॉस्फोरस के पास वेकेंट ऑर्बिटल था, उसी तरह से ACl3 में आर्सेनिक के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। PCl3 क्या दे रहा था, H3PO3 प्लस HCl दे रहा था, 3HCl, समझे क्या? उसी तरह से यहाँ पे क्या प्लस 3 टाइम्स ऑफ HOCl। उसी तरह से ACl3 का हाइड्रोलिसिस होगा, आर्सेनिक के पास क्या है प्लस 3 है, तो ACl3 का हाइड्रोलिसिस क्या देगा H3ASO3, जैसे H3PO3 वैसे ही H3ASO3, आर्सेनस एसिड प्लस क्या 3HCl। दिस इज आर्सेनस एसिड, आर्सेनस एसिड, ये क्या है, ये आर्सेनस एसिड है, समझेगा? प्लस क्या 3HCl। तो इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं, जो मैकेनिज्म PCl3 में वही मैकेनिज्म किसमें ACl3 में भी होगा, सेम टू सेम मैकेनिज्म होगा, समझेगा? राइट नाउ अगला जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, SbCl3। SbCl3 जैसे हमारे पास ये आया था H3ASO3, ये एसिड है, मतलब दिस इज अ ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड है। तो ये एसिड और ये एसिड आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, मगर एंटीमनी जो है, जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, अगर हम ग्रुप 15 में जाएंगे, अगर हम ग्रुप 15 की बात करेंगे तो ग्रुप 15 में क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाता तो क्या होता है, वी हैव नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। डाउन द ग्रुप क्या होता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है ना, एसिडिक नेचर, सॉरी बेसिक नेचर क्या होता है, मेटालिक नेचर क्या होता है, बढ़ता है ना, मेटालिक नेचर, मेटालिक नेचर राइज होता है ना। तो यहां पे हमारे पास जो इसका जो H3PO3 है, इसका जो H3ASO3 मैंने एसिड बेसिस में पढ़ाया है, इसका जो H3SbO3 है, तो ये सब ऑक्सी एसिड्स हैं। तो ऐसा डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर क्या हो रहा है इसमें, H3PO3, H3ASO3, H3SbO3, एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, एसिडिक नेचर डिक्रीजेस ना, क्योंकि EN वैल्यू ऑफ सेंट्रल एटम क्या हो रहा है, सेंट्रल एटम का EN वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से एसिडिक नेचर डिक्रीज हो रहा है, या फिर बेसिक नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये जो H3SbO3 है, एंटीमनी वाला जो है H3SbO3, this is not acidic, this is basic, this is basic and this basically exists as SbOH whole thrice, समझेगा? This will basically exist as SbOH whole thrice। तो वही चीज है अगले वाले में, हमारे पास क्या, हमारे पास SbCl3 है। तो जैसा हमने अभी तक देखा H3PO3 का हाइड्रोलिसिस देखा तो क्या बन रहा था, सॉरी PCl3 का हाइड्रोलिसिस देखा तो क्या बन रहा था, PCl3 के हाइड्रोलिसिस में आ रहा था H3PO3 प्लस 3HCl। तो उसी तरह से, मगर ये एसिड निकल गया था, तो ये एसिड एसिड से रिएक्ट नहीं कर रहे थे, तो उसी तरह से क्या होगा, ये SbCl3 का अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया, 3H2O डाले, तो पहले तो प्रोडक्ट वही आएगा। अगर हमने SbCl3 का हाइड्रोलिसिस किया प्लस 3H2O डाला, तो पहले तो प्रोडक्ट वही आएगा H3SbO3, मगर मैंने क्या बताया, ये बेसिक है, मींस this will basically exist as SbOH whole thrice, this is what, this is basic, प्लस क्या 3HCl। तो ये क्या आ गया अपने पास, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, this is H3 SbO3, और बेटर इसको किस फॉर्म में लिखो, SbOH whole thrice,
दिस इज बेसिक प्लस क्या प्लस 3HCl। तो ये बेस है और ये क्या, ये एसिड है। तो जो एसिड फॉर्म हुआ है ये SbOH होल थ्राइस के साथ रिएक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, करेंगे ना। तो ये जो एसिड फॉर्म हुआ है दिस कैन रिएक्ट विथ व्हाट SbOH, दिस कैन रिएक्ट विथ SbOH होल थ्राइस, समझे क्या। और ये SbOH होल थ्राइस साथ कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब बेसिकली दिस विल, हाउ विल इट रिएक्ट विथ SbOH होल थ्राइस। ये जो है यहां पे देखो, पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लो। स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, स्ट्रक्चर होगा हमारे पास H3PO3 का स्ट्रक्चर कैसा आया था, H3PO3 का स्ट्रक्चर हमको किस तरह से आया था, ये ऐसा स्ट्रक्चर आया था ना, P डबल बॉन्ड OH H एंड OH, ऐसा स्ट्रक्चर था। तो उससे कुछ ऐसा मिलता जुलता स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा इसका, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलता जुलता ही रहेगा Sb के साथ ये डबल बॉन्ड हो, ये OH, ऐसा कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर रहेगा, ऐसा ये इस तरह से और ये OH, समझेगा, SbOH होल थ्राइस, ऐसा कुछ ऐसा मिलता जुलता टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। अच्छा, तो इसमें क्या है, मतलब Sb के साथ डबल बॉन्ड हो, ये कैसा, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग, ये तो टूट नहीं सकता है। Sb के साथ डबल बॉन्ड हो, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है, ये टूट नहीं सकता है। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या दिखा सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं SbO डॉट और एक, मतलब ये दो OH है, अभी बस मैं क्या करूं, मैं एक ही OH दिखा रहा हूं। OH ऐसे दो है मगर मैं भी यहाँ क्या करूं, बस एक रिएक्शन शो करने के लिए बस एक ही OH दिखा रहा हूं। तो इसका एक OH और तीन में से क्या, एक HCl, ये एक HCl, समझे क्या। तो ये क्या, ये बेस है ना, मतलब दिस इज बेस। Sb का ही जो डबल बॉन्ड है उसको मैंने क्या दिखाया, उसको मैंने दिखाया SbO। Sb का जो डबल बॉन्ड है क्या दिखाया मैंने, SbO, और ये एक OH मैंने रखा डॉट OH, समझेगा। ऐसे इस तरह के कितने हो सकते हैं, और मैंने क्या किया, यहां से मैंने दिखाया HCl, एक HCl डाला, तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल एक्चुअली गिव SbO। अभी एसिड बेस रिएक्शन हो गया ना, क्योंकि यहां पे ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट बेस का पार्ट है, जैसे NaOH होता है, समझे क्या, जैसे NaOH होता है उस तरह से। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो है SbO डॉट OH, ऐसे, मतलब ये SbO प्लस और ये OH माइनस और ये HCl, जैसे Na प्लस OH माइनस होता है वैसे क्या SbO प्लस और ये OH माइनस प्लस HCl। तो अगर हम क्या करते हैं NaOH प्लस HCl, तो क्या आता है NaCl आता है ना, Na प्लस Cl माइनस, तो उसी तरह से यहां पे क्या होगा, SbO डॉट OH इज एक्चुअली व्हाट, SbO प्लस डॉट OH माइनस, और इसको रिएक्ट कराया कहां, HCl के साथ, तो ये क्या देगा, ये देगा SbO प्लस Cl माइनस, SbO डॉट Cl, SbO डॉट Cl, मतलब दिस इज एक्चुअली SbO प्लस Cl माइनस, एंड दिस इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट टर्बिडिटी, एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको। दिस क्रिएट्स व्हाइट टर्बिडिटी और प्रेसिपिटेट, व्हाइट टर्बिडिटी और प्रेसिपिटेट, एंड इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड, समझे क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ SbCl3, हाइड्रोलिसिस ऑफ SbCl3 किया, तो हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या आएगा, हाइड्रोलिसिस करने पर हमें फाइनली व्हाइट टर्बिडिटी आएगा किसका, एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड का, समझे क्या, राइट। तो हमारे पास दो में से, तीन में से एक HCl क्या होगा, एक HCl तो यूज हो गया ना,
3 में से एक HCl यूज हो गया, तो अगर 3 में से एक HCl यूज हो गया तो अगर हम इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो इसका ओवरऑल रिएक्शन कैसा आएगा? 3 में से हमने एक HCl क्या कर लिया? यूज कर लिया ना। तो अगर हम इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा? ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा SbCl3 प्लस 3H2O। तो ये क्या देगा? ये देगा SbO.Cl प्लस क्या? 2HCl। ये इसका ओवरऑल रिएक्शन बनके आएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ SbCl3। ये थोड़ा सा अलग है, बात समझे क्या? दिस इज स्लाइटली डिफरेंट, राइट। एंड उसी तरह सेम बेसिस पे हमने NCl3 का ग्रुप 15 के ट्राइहैलाइड्स, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ग्रुप 15 के ट्राइहैलाइड्स पढ़ रहे हैं ना। देखो ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइक्लोराइड ऑफ ग्रुप 15। तो इसका हाइड्रोलिसिस देख लिया, इसका हाइड्रोलिसिस देख लिया, ACl3 का भी हाइड्रोलिसिस देख लिया, इसमें कोई परेशानी नहीं, ठीक है। SbCl3 का हाइड्रोलिसिस मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया है। आई हैव एक्सप्लेन यू कि किस तरह से SbCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। अभी जिस तरह से SbCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा एग्जैक्टली उसी तरह से BiCl3 भी, बिस्मथ क्या होता है? बिस्मथ तो मेटल होता है ना, तो BiCl3 का भी एग्जैक्टली वैसे ही हाइड्रोलिसिस होगा जो प्रोडक्ट आया है। जैसे इसमें SbCl3 में प्रोडक्ट कैसा है? SbCl3 में जो प्रोडक्ट आया है वो क्या है? SbOCl, SbCl3 प्लस 3H2O gives SbOCl प्लस 2HCl। तो उसी तरह से BiCl3 में भी एग्जैक्टली सेम उस तरह से प्रोडक्ट आएगा जैसा हमारा SbCl3 प्रोडक्ट आया है। क्या आएगा? BiCl3 का हाइड्रोलिसिस किया तो क्या देगा? BiOCl प्लस कितना? प्लस 2HCl, जस्ट लाइक SbCl3। समझे क्या? बस यहाँ पे Sb में Sb को हटा के क्या कर दो? Bi कर दो। ये Sb को हटा के क्या कर दो? Bi कर दो। तुमको प्रोडक्ट्स मिलते चले जाएंगे। ये Sb को हटा के क्या कर दो? ये कर दो BiO, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा BiO.Cl। समझे क्या? एंड दिस BiO.Cl exists as what? This BiO.Cl, BiO.Cl, this is actually what? BiO plus Cl minus, इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। दिस इज बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड एंड दिस आल्सो गिव्स व्हाट? व्हाइट टर्बिडिटी। एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे ऊपर वाले रिएक्शन में सब जगह Sb हटा के क्या कर दो? Bi कर दो और फिर तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। एक्सप्लेन तो मैंने कर ही दिया, ठीक है, राइट। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ज़ेनन फ्लोराइड्स। समझे क्या? तो ज़ेनन फ्लोराइड्स के हाइड्रोलिसिस में आते हैं। इसमें थोड़ा डिस्कशन लंबा लगेगा, टाइम वैसे आज हो रहा है, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर एनीवेज लास्ट लेक्चर होगा हाइड्रोलिसिस का, तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा कवर करता हूँ, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये देख लेते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस फटाफट से, कि ये जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस है ये अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना BF3 और SiF4, उसके जैसा नहीं है। मतलब हमें पता है PCl5 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, H3PO4 प्लस HCl बनता है, बट अगर PCl5 का हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं किया, हमने वाटर जितना चाहिए उतना नहीं डाला, हमने कम पानी डाला, पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बनेगा? उसी तरह से IF7 का हम जानते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है। समझे क्या? राइट। बट अगर हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हम करना नहीं चाहते, हम जितना कंप्लीट हाइड्रोलिसिस को पानी चाहिए उतना पानी नहीं डाल रहे, हम कम पानी डाल रहे हैं, तो क्या होगा? समझे क्या? उसी तरह से SOF4 का हम जानते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, बट हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम कम हाइड्रोलिसिस करें, पूरा हाइड्रोलिसिस ना करें, तो उस केस में क्या होगा? ये चीज है। SiF4 और BF3 में जो हमने पढ़ा वहां पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस था ही नहीं, वहां पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस ही था। समझे क्या? राइट। तो ये वाला जो हेडिंग है पार्शियल हाइड्रोलिसिस के, किसके लिए है? ये उसके लिए है जहां पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो सकता है, सर्टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लगेंगे, मगर हम वहां पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहे हैं। समझे क्या? हम वहां पे कम पानी डाल रहे हैं और फिर देखते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, हम ऐसा कर रहे हैं। बात समझे क्या? राइट। तो अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस की बात करें, जैसे हमने देखा था PCl5, हमने देखा था PCl5 में मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, स्ट्रक्चर बना के सिखाया था। अगर हम बस एक पानी डालते हैं PCl5 प्लस ओनली 1 वाटर, तो मैंने कहा था जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं बस वही टूटेंगे, तो ये क्या देगा? ये देगा POCl3 प्लस 2HCl। गेटिंग ना? दिस इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस, दिस इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ये इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है। समझे क्या? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, बट दिस इज ओनली पार्शियल हाइड्रोलिसिस। समझेगा? अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना है हमें, तो रिमेनिंग जो POCl3 है उसमें क्या करो? 3H2O डाल दो, तो ये क्या दे देगा? ये दे देगा H3PO4 प्लस क्या? 3HCl।
समझे? तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसा मैंने सिखाया था, ये अब लास्ट वाला, ये जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन है। PCl5 प्लस कितना 4H2O गिव्स व्हाट H3PO4 प्लस कितना 5HCl। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो PCl5 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, बट अगर हमने एक PCl5 के लिए अगर हमने 4 वाटर नहीं डाले, बस एक ही वाटर डाला, तो क्या होगा, तो POCl3 बनेगा। समझे क्या? ये चीज है, इस तरह से ये थोड़ा सा अलग है, बात समझे क्या? उसी तरह से इसका मैंने स्ट्रक्चर वाइज पूरा बता दे, पहले एक्सियल बॉन्ड टूटेगा, किस हिसाब से क्या क्या होगा, तो उसको देखना है एक बार, ठीक है ना? राइट, यहां पे फास्फोरस जो है, यहां पे फास्फोरस जो है sp3d है, यहां पे फास्फोरस जो है वो sp3 है। समझेगा? और ये फास्फोरस जो है ये sp3 है, गॉट इट? और ये sp3 फास्फोरस, यहां पे भी sp3 फास्फोरस, राइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है अगला वाला एग्जांपल क्या लिया गया, अगला वाला एग्जांपल लिया गया IF7 का, ठीक है? तो इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस, इसका समझना बहुत आसान है, मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। IF7 का जो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस बता रहे हैं, ये कितने स्टेप में IF7 का हाइड्रोलिसिस होता है? अभी तक हमने IF7 का जो हाइड्रोलिसिस देखा वो मैंने एक ही स्टेप में बता दिया था। मैंने क्या बता दिया था एक स्टेप में? IF7 प्लस वाटर मैंने एक स्टेप में बता दिया था। क्या कहा था? ये सीधे सीधे यहाँ पे आयोडीन क्या है, +7 है, तो +7 का ऑक्सी एसिड आएगा HiO4 प्लस क्या 7 टाइम्स ऑफ HF, तो 7 हाइड्रोजन यहां पे, और ये कितना हो गया HiO4, समझे क्या? तो यहां पे 7 और यहां पे 1, तो टोटल कितने 8 हाइड्रोजन हो गए। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा 4 हाइड्रोजन और लगाना पड़ेगा, जिससे वाटर बैलेंस हो जाए, समझे क्या? तो दिस वाज द इक्वेशन फॉर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, दिस वाज द इक्वेशन फॉर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, दिस वाज द इक्वेशन फॉर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। मगर ये जो है ये स्टेप्स में होता है, ये एक बार में नहीं हो जाता है। दिस हाइड्रोलिसिस अकर्स इन स्टेप्स, समझे क्या? किस तरह से स्टेप्स में होगा? हमें IF7 का स्ट्रक्चर पता है, कैन वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ IF7? IF7 में आयोडीन कैसा है? IF7 में आयोडीन कैसा है? आयोडीन इज व्हाट? sp3d3 हाइब्रिड ना। H के वैल्यू कैसा आएगा? आयोडीन के लिए H के वैल्यू कैसा आएगा? 7 आएगा, समझेगा? sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये कैसा होगा? ये हो गया पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, दिस बिकम्स पेंटागोनल बाइपिरामिडल, समझेगा? तो अगर ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? इसका स्ट्रक्चर सबने पढ़ा हुआ है, ये स्ट्रक्चर किस तरह से आ जाएगा? ये स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा? और ये ऐसा, ये इस तरह से, बात समझेगा? मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, समझे क्या? और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसा, इस तरह से पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, समझेगा? IF7, ठीक है? तो यहां पे जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, जब हम लोग एक वाटर डालेंगे, जब हमने क्या किया, हमने एक वाटर डाला और ये इस तरह से, तो इस वाले केस में व्हेन वी एडेड 1 वाटर मॉलिक्यूल, तो यहां पे क्या होगा? इन दिस केस व्हाट विल हैपन? हमें पता है कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में वी ऑल नो दैट कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन होते हैं, जो इक्वेटोरियल पोजीशन होता है, दिस इक्वेटोरियल पोजीशन हैज
less percentage S and axial position has pentagonal bipyramidal में axial position has what? More percentages. It has got what? More percentages. तो सबसे पहले जब हम यहां पे डालेंगे तो पहले कौन सा फ्लोरीन जाएगा जहां पे परसेंटेजेस कम है, तो पहले यहां पे एक्सियल पोजीशन के 2 फ्लोरीन निकल जाएंगे और ये H2O ये यहां से ये ऐसे और ये ऐसे, ये 2 फ्लोरीन निकलेंगे और यहां पे बीच में क्या है? बीच में आयोडीन है, बीच में ये आयोडीन है और ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा 2 फ्लोरीन निकल गए, बचे कितने? 1 2 3 4 5 फ्लोरीन आ गए। ये क्या बना? IOF5, ये आया IOF5 प्लस क्या? 2HF। IOF5 प्लस क्या चीज? 2HF। IOF5 प्लस 2HF, ये आया। बात समझेगा? गेटिंग? अच्छा, फिर उसके बाद अब ये जो IOF5 है, ये जो IOF5 है इसका स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकता है आयोडीन का। आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? H इज इक्वल टू कितना? हाफ V प्लस M। V कितना हो गया? 7 प्लस M कितना? 5 माइनस 0 माइनस C प्लस A कितना आ गया? H इज इक्वल टू कितना? 7 प्लस 5 12/2 कितना? 6। समझेगा? ये कितना हो गया? sp3d2 हो गया। sp3d3 से यहां पे क्या था? आयोडीन वॉज sp3d3। तो अगर हम बस एक ही पानी डाला तो IOF5 प्लस 2HF आएगा। समझेगा? तो ये जो IOF5 है अब इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? दिस H इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू कितना? सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा कितने हो गए? सिग्मा हो गए एक ही 5 फ्लोरीन और एक ऑक्सीजन, कितने हो गए? 6 सिग्मा हो गए ना। तो लोन पेयर कितने हो गए? लोन पेयर कितने आ गए? 0 आ गए। तो ये IOF6 का स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? IOF6 का स्ट्रक्चर आ जाएगा इस तरह से। स्ट्रक्चर ऑफ IOF6 विल बी ये आयोडीन, और ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए होते हैं। ये हो गया हमारे पास IOF5, ये हो गया हमारे पास IOF5। ठीक है, तो ये IOF5 हो गया। अब ये हमारे पास IOF5 आ गया। ये अगर हमने बस एक ही पानी डाला, ठीक है, अभी हम एक पानी और डाल देंगे IOF5 पे। IOF5 में हम क्या करेंगे? एक पानी और डाल देंगे। तो एक पानी हमने और डाल दिया तो इस IOF5 पे अब ये कोई भी 2 फ्लोरीन निकल जाएंगे, कोई भी 2 फ्लोरीन निकल जाएंगे और वाटर का एक ऑक्सीजन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? IO2F3 हो जाएगा प्लस क्या? 2HF। समझ गया? तो ये जो IO2F3 हो गया, ये यहां पे आयोडीन कैसा है? यहां पे आयोडीन है sp3d2 आयोडीन है। समझेगा? और यहां पे आयोडीन का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। H इज इक्वल टू कितना? हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। गेटिंग? तो ये अपने को कितना आ जाएगा? ये अपने को आ जाएगा हाफ V कितना है? 7 प्लस M कितने? 3। समझेगा? माइनस 0 प्लस 0 कितना आ गया? 5 आ गया। तो अगर ये 5 आ गया अपने पास तो ये क्या हो जाएगा? sp3d हो गया ना। तो ये कितना हो गया? सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा कितने हैं? IO2F3 सिग्मा कितने? 5, लोन पेयर कितने? 0। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? IO2F3 का स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा? ऑक्सीजन इधर और बाकी फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे, ये हो गया IO2F3। समझेगा? अब ये जो IO2F3 आया है, दिस इज व्हाट? दिस इज IO2F3। तो अब ये जो हमारे पास IO2F3 आया है, तो इस IO2F3 में भी हम क्या करेंगे? एक और पानी डालेंगे IO2F3। IO2F3 में हमारे पास क्या है? sp3d आयोडीन। इसमें हमने क्या किया? एक और पानी डाला। तो अगर हमने इसमें एक और पानी डाला तो कौन से 2 फ्लोरीन जाएंगे? जो 2 फ्लोरीन जाएंगे वो होंगे ये वाले, ये वाला एक्सियल पोजीशन वाला। तो ये 2 फ्लोरीन जाएंगे। ठीक है, तो फिर से क्या होगा? 2 फ्लोरीन गए और एक ऑक्सीजन आ गया। तो इसने क्या दे दिया? इसने दे दिया, इसने क्या दे दिया? इसने दे दिया IO3F प्लस क्या? 2HF। बात समझ गए? तो IO3F का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, H इज इक्वल टू कितना? हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। तो कितना हो गया? हाफ V कितना हो गया? 7 प्लस M कितना? 1 माइनस 0
प्लस 0, तो कितना हो गया, ये 4 हो गया, H के वैल्यू हो गया 4, तो ये क्या हो गया, ये हो गया sp3। तो अगर ये sp3 हो गया तो H कितना आ गया, sp3 आयोडीन, H कितना आ गया, सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो 4 इज इक्वल टू कितना, सिग्मा कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड हो गए ना, 4 हो गए ना, 1 फ्लोरीन 3 ऑक्सीजन, तो 4 सिग्मा हो गए ना, तो लोन पेयर कितना 0, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा I, ऑक्सीजन को कितने चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए ना, इस तरह से, और ये फ्लोरीन, ये आ गया अपने पास IO3F। अब उसके बाद इस IO3F में हम लोग क्या किए, अभी एक ही फ्लोरीन है, तो उसमें क्या किया हमने, एक और पानी डाल दिया, तो IO3F में अगर हमने एक और पानी डाल दिया तो क्या होगा, आयोडीन है ना वेकेंट ऑर्बिटल वाला, वेकेंट ऑर्बिटल वाला कौन है, वेकेंट ऑर्बिटल वाला तो आयोडीन है, तो अगर वेकेंट ऑर्बिटल वाला आयोडीन है तो उस केस में क्या होगा, प्लस, यहां से क्या होगा, ये H प्लस निकलेगा, और यहां से क्या होगा, ये F माइनस निकलेगा, और ये OH माइनस आकर अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, I डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड OH प्लस क्या, HF। समझे क्या, तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं हाइड्रोलिसिस का, IF7 के हाइड्रोलिसिस का अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ IF7, हाइड्रोलिसिस ऑफ IF7 कितने स्टेप में हो रहा है, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, वी हैव IF7 प्लस क्या, वाटर, पहले स्टेप में हमारे पास है IF7 प्लस वाटर, तो ये क्या देगा, ये क्या आएगा, ये आएगा IOF5 प्लस 2HF। पहला स्टेप इज व्हाट, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। सेकेंड स्टेप पे क्या होगा, ये IOF5, मैंने बता दिया कहां पे क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ध्यान से देखना, एक और वाटर डाला, समझे क्या, तो ये क्या देगा, ये देगा IO2F3 प्लस 2HF, दिस इज अगेन व्हाट, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। फिर क्या, IO2F3 प्लस, फिर से एक वाटर डाला, तो ये क्या आ गया, ये आ गया IO3F प्लस फिर से क्या, 2HF, दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो partial, and then last IO3F प्लस वाटर, तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा HiO4, सारे स्ट्रक्चर्स बता दिए मैंने, हाइब्रिडाइजेशन बता दिए, प्लस एक HF। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर हमें देखना है, अगर हमें करना है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन क्या आ गया, IF7 प्लस कितने कितने वाटर डाले हमने, कितने वाटर डाले, 1 2 3 4 वाटर डाल दिया ना, प्लस कितना 4H2O, तो इसने क्या दिया, इसने दिया HiO4 प्लस कितना 7HF, दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा मान लो, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ IF7 है, IF7 प्लस 1 वाटर, तो बताओ प्रोडक्ट क्या आएगा, IF7 प्लस 2 वाटर, तो बताओ प्रोडक्ट क्या आएगा, है कि नहीं, IF7 प्लस 3 वाटर, तो बताओ प्रोडक्ट क्या आएगा, IF7 प्लस 4 वाटर, तो बताओ प्रोडक्ट क्या आएगा। मेरे हिसाब से अभी समझे होंगे, इस तरह से क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम किया जा सकता है, बस एक ही वाटर है तो क्या होगा, IOF5 प्लस 2HF, अगर 2 वाटर है तो क्या आएगा, तो आएगा IO2F3, तो आएगा IO2F3 प्लस टोटल कितना 4HF, समझे क्या। अगर 3 वाटर है, समझ गए होगे मेरे हिसाब से भी, अगर 3 वाटर है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा IO3F, दिस विल बी IO3F प्लस क्या 6HF, समझे क्या।
और सारे स्ट्रक्चर सारे हाइब्रिडाइजेशन देख लेना, हर एक स्टेप में जो जो बन रहा है हाइब्रिडाइजेशन के साथ। अगर 4 वाटर हो गए तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा HiO4, तो आ जाएगा HiO4 प्लस 7H, समझे क्या? राइट, इस तरह से है, ठीक है। एंड लास्ट वाला मैंने कल बता दिया था, SOF4, मैंने ऑलरेडी बताया कि SOF4 मैंने समझाया है, एक वाटर डाला तो जो एक्सियल में फ्लोरीन है पहले वो निकलेंगे, एक वाटर डाला तो जो एक्सियल में फ्लोरीन है पहले वो निकलेंगे, क्या आएगा, SO2F2 आ जाएगा। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d है, और यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, प्लस क्या 2HF, एक्सियल के फ्लोरीन गए, एंड देन उसके बाद दिस इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस, अगर बस एक ही पानी डाला, पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। एंड अब ये जो है हमारे पास SO2F2 है, इसमें अगर हम एक और वाटर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हमने इसमें एक और वाटर डाल दिया तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, SO2, एक फ्लोरीन जाएगा ना, एक वाटर का एक फ्लोरीन जाएगा, तो क्या देगा ये, दिस विल गिव, मैंने एक्सप्लेन किया ये, फटाफट से देख लो कि क्या हो जाएगा, SO2F एंड OH प्लस क्या HF, एंड अगर 2 पानी डाल दिए तो क्या हो जाएगा, SO2OH होल ट्वाइस, SO2OH होल ट्वाइस, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2HF, और ये क्या है, ये H2SO4 है ना, बताया ये इस तरह से। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन क्या आ जाएगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन हो जाएगा SOF4 प्लस कितना 3H2O, ये क्या दे देगा, H2SO4 प्लस कितना 4H, देख सकते हो। और वही चीज नोट्स में लिखा हुआ है कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस स्टेप बाय स्टेप, देख सकते हो। PCl5 में एक वाटर डाला, PCl5 में यहां पे एक वाटर डाला तो POCl3, POCl3 में एक वाटर और डाल दिया तो H3PO4, PCl5 में पूरे 2 पानी डाल दिए तो H3PO4 प्लस 2HCl, समझे क्या। IF7 में एक वाटर डाला, ये आ गया, IOF5 में एक और वाटर डाल दिया तो ये आ गया, IO2F3 में एक और वाटर डाल दिया तो ये आ गया, IO3F में एक और वाटर डाल दिया तो ये आ गया, और ओवरऑल क्या होगा, IF7 प्लस कितना 4 वाटर तो HiO4 प्लस कितना 7H, समझे क्या। उसी तरह से SOF4 में टोटल क्या किया, 3 वाटर डाल दिए तो H2SO4 प्लस कितना 4HF आ गया। इसमें अगर हमने एक वाटर डाला तो SO2F2, इसमें 2 वाटर डाल दिए तो सीधा सीधा H2SO4, मेरे हिसाब से समझ गए होगे। अभी कल का लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर हाइड्रोलिसिस, विल स्टॉप